डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वांटिटीज, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटीज एंड डायमेंशन। और हमने ये भी देखा था कि जो क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटीज। तो हमने तीन क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। एक तो मैंने डिस्कस किया था एली एंड लेंथ, दूसरा था आपका मास और तीसरा था आपका टाइम। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये क्वांटिटीज इसलिए फंडामेंटल हैं क्योंकि इनका यूज करके हम दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था आपको कि जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कोई कंटेनर है ए और दूसरा कंटेनर है मेरे पास बी। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 इंटू 1 मीटर क्यूब है और इसका वॉल्यूम भी आपका जो है वॉल्यूम ऑफ वी इज 1 इंटू 1 मीटर क्यूब। फिर हमने कहा था कि अगर हम इस कंटेनर को वाटर से फिल करें और इसको कंप्लीट फिल कर दें हम, और जब हम इसको कंप्लीट फिल कर देते हैं तो मान के चलिए इसमें जो वाटर आता है वो 1000 किलोग्राम आता है। जब मैं इसको किसी दूसरे लिक्विड से, मान के चलो कोई एक ऑर्डिनरी ऑयल है, उससे फिल करता हूं तो इसका जो मास आता है वो 881 kg आता है। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज सेम, लेकिन जो मास है इसमें 1000 किलोग्राम आता है और इसमें 881 मतलब 881 किलोग्राम आता है। इट मींस देयर आर अनदर क्वांटिटीज ड्यू टू व्हिच द मास इन द सेम वॉल्यूम इज मोर देन एज द मास ऑन द सेम वॉल्यूम ऑफ बी। इस क्वांटिटीज को हमने बोला था डेंसिटी। और डेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था कि मास फिल्ड इन अ 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास फिल हो सके उससे हमने डेंसिटी को डिफाइन किया था। सो हम इसको अगर और प्रिसाइज वे में बोलें तो डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? डेंसिटी कितना मास, कितने किलोग्राम मास आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आता है। इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी एंड डेंसिटी इज द क्वांटिटी ड्यू टू विच द मास in this container is more than in this container. अब ऐसा हो क्यों रहा है? Why it is going to happen? कि भाई वॉल्यूम सेम है बट डेंसिटी दोनों की अलग है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी फिर आप मुझे बताइए। इसमें कितना मास आ रहा है? 1000 किलोग्राम मास आ रहा है और कितने वॉल्यूम में आ रहा है? 1 मीटर की वॉल्यूम में आ रहा है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ दिस वाटर is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी? कितना मास आ रहा है? 881 kg और कितने वॉल्यूम में आ रहा है? यूनिट वॉल्यूम में आ रहा है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी होगी 881 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमने ये डेंसिटी कहां से ड्राइव करी? इन फंडामेंटल लेंथ से और मास से ड्राइव करी, क्योंकि लेंथ आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका मास किलोग्राम। इट इज क्लियर? ओके। अब दूसरा हमारा एक क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि भाई ये डेंसिटी डिफरेंस आ क्यों रही है? तो मैं मान के चलता हूं कि जो डेंसिटी डिफरेंस आ रही है वो इसके वाटर के एटॉमिक वेट की वजह से आ रही है, जो कि डिफरेंस है ऑयल के एटॉमिक वेट से।
अब एटॉमिक वेट क्या है? इट इज अनदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड द मास ऑफ एटम एट द एटॉमिक लेवल। सो मैं सबसे पहले मैं ये अज्यूम करके चलता हूं, मेरी हाइपोथेसिस है कि जो आपकी डेंसिटी है वो किसी भी मेटल के या मैटर के एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। पहला मेरा अजम्पशन ये है। इस अजम्पशन को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये अजम्पशन सही है या फिर गलत है, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका मेरा कोई एल्युमिनियम है, मान के चलो एल्यूमिनियम है, और एक मेरे पास लेड है। मेरे पास दो मटेरियल है। एल्युमिनियम का जो आपका एटॉमिक मास डेंसिटी होती है जनरली, वो आपकी होती है 2.71 ग्राम पर मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपकी जो लेड की होती है वो होती है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम एल्युमिनियम आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम आपका लेड आएगा। अब ये डेंसिटी डिफरेंस मैं मान के चल रहा हूं कि किसकी वजह से है, कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक मास ऑफ लेड। इट इज क्लियर। अभी एटॉमिक मास क्या है या एटम क्या है? तो एटम हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का या मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड अगेन। जैसे एग्जांपल, आपके पास है कोई आयरन का ब्लॉक है 1x1 एंड उसकी जिसकी लेंथ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर और ब्रेड्थ है आपकी 1 मीटर। आपने उसको डिवाइड करने स्टार्ट किया। पहले उसने आपको आधे में डिवाइड किया, फिर आधे को फिर आधे में डिवाइड किया, और आप इसको कंटिन्यूअसली डिवाइड करते गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जिसके बाद आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो वो जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। सो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ और matter which cannot be further divided or which cannot be further broken, that is known as the atom। और जो उस एटम का मास होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और इस एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और ये रिप्रेजेंट की जाती है म्यू से। हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग एक एटम उसके मास की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे एक बड़े मैटर की किलोग्राम है, सेम एक एटम का जो मास है उसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। अब हम जब कह रहे हैं कि एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.71 ग्राम पर सेंटीमीटर है और लेड की है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें ये हमारी हाइपोथेसिस ये है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है आपका 27। You can find from the chemical table. So it is 27 atomic mass unit mu। और उसका लेड का कितना होता है? लेड का होता है आपका 260, 270 mu। It is clear? Now if I want to validate or verify my hypothesis that the density is totally depends on the atomic mass of a matter, so अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का रेशियो लूं और इन दोनों का रेशियो लूं, तो अगर डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है तो डेंसिटी का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए एटॉमिक मास के रेशियो के। सो
what is the ratio of this density of these two matter? So density of lead divided by density of एल्यूमिनियम. डेंसिटी ऑफ लेड कितनी है? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और एल्युमिनियम की कितनी है? 2.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. My dear, if you will solve, then you will find that the density ratio of the density of these two matter is 4.9. अब ये आपकी यूनिट लेस है. क्यों? क्योंकि आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है. अगर हम सेम क्वांटिटीज का रेशियो ले रहे हैं तो उनकी कोई यूनिट नहीं होगी. ये हमेशा आप याद रखना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हमेशा आप याद रखना, बिल्कुल अपने दिमाग में ये बात बना के बैठा लो कि अगर सेम क्वांटिटीज का रेशियो आप ले रहे हो तो वो यूनिट लेस होगा, वो जस्ट अ नंबर. सेम रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लेड, एटॉमिक मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम. ये कितना है आपका? 207 डिवाइडेड बाय 27. ये आपका कुछ आएगा 9 पॉइंट समथिंग, दैट इज सॉरी 7.64. इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है. यहां हम डेंसिटी एक क्वांटिटी ले रहे हैं और यहां पे हम एटॉमिक मास एक क्वांटिटी ले रहे हैं. तो इसका मतलब डेंसिटी का जो रेशियो है वो तो 2.7 बना रहा है और जो आपका एटॉमिक मास का रेशियो आ रहा है वो 7.64 आ रहा है. इसका मतलब जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास, वो गलत है. मतलब एटॉमिक मास पे तो डिपेंड कर ही रही है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है लेड का तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम है. लेकिन रेशियो में जब हम जाते हैं तो दोनों का रेशियो सेम नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे कोई और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है जो डेंसिटी को इफेक्ट कर रही है. एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम और स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन द एलिमेंट. मतलब ये हो सकता है कि लेड में जो अरेंजमेंट है एटम का वो बहुत पास पास हो, उनके दो एटम की डिस्टेंस बहुत कम हो, और एल्युमिनियम में दो एटम की डिस्टेंस ज्यादा हो. ठीक है. तो अब इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मोल. सो इसका मतलब डेंसिटी एटॉमिक मास पे भी डिपेंड कर रही है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मास से डिराइव कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड कर रही है. तो अब मोल क्या है? फिर हम याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. तो अभी हमने डेंसिटी डिस्कस कर ली, एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया. अब हम बात करते हैं मोल की. अब मोल है क्या एक्चुअली? कहीं MOL लिखा जाता है और कुछ लोग MOL भी लिखते हैं. तो ये मोल है क्या? तो मोल इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि numbers of the particles or element in 12 gram of carbon is the mole. इसका मतलब कि 12 ग्राम कार्बन पे जितने एटम, नंबर ऑफ एटम होंगे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो मोल होंगे. तो जनरली ये बताया गया कि चाहे आपका लेड का मोल हो, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि चाहे आपका लेड का मोल हो या एल्युमिनियम का मोल हो या आयरन का मोल हो, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे दे विल बी सेम, और उनका नंबर्स क्या होगा? सो इन अ मोल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन देयर विल बी 6.0223 into 10 to the power 23 पार्टिकल per mole. My dear,
इट इज स्टैंडर्ड। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अगर आप एक मोल की बात कर रहे हैं तो चाहे वो मोल आपका लेड का हो, चाहे वो मोल आपका एल्युमिनियम का हो, चाहे वो मोल आपका आयरन का हो या गोल्ड का हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इतने ही रहेंगे। और ये फाइंड किया आपका एवोगैड्रो ने। सो दिस इज नॉन एज द एवोगैड्रो नंबर। और इसकी यूनिट क्या है? दिस इज द अनदर फिजिकल क्वांटिटीज, और इसकी यूनिट है पार्टिकल पर मोल। इसका मतलब एक मोल अगर आप एल्युमिनियम का लोगे तो उसमें 6.0023 इंटू 10⁻23 मोल पार्टिकल होंगे। एक अगर आपने एक मोल लेड का लिया तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। अब डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम आप ले रहे हो और कितना उसका डेंसिटी है, उस डेंसिटी के हिसाब से कितना उसका मास है, उस मास के हिसाब से आप निकाल पाओगे कि उसमें कितने पार्टिकल हैं। और इतने पार्टिकल हैं तो उनकी डेंसिटी डिफरेंस आ रही है। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, हम एक एग्जांपल इस तरीके से करते हैं जो आपको और फिजिकल अंडरस्टैंडिंग देगा। मैं कह रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल find the number of particles in a find the number of particle in aluminium which is filled in 0.2 centimeter cube of volume. It is clear? So कितने पार्टिकल होंगे एल्युमिनियम के अगर वो इतने वॉल्यूम में फिल है? तो हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? You know that the density is the quantity which is representing the kilogram per unit volume. So first हम ट्राई करेंगे कि इतने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, क्योंकि मोल इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास। और अगर हमें किसी तरीके से हम मोल तक पहुंच पाए तो हमें पता है कि एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने मोल आएंगे तो फिर उसमें कितने पार्टिकल होंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसका मास कितना है। सो व्हाट इज द मास? हमने पहले भी डिफाइन किया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ मैटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा इस फॉर्मूले से? मास आपका होगा डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है एल्युमिनियम की? वो स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि डेंसिटी है एल्युमिनियम की 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपका वॉल्यूम कितना है वो दिया है इंटू 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। माय डियर, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा 2.79 इंटू 0.2 ग्राम मास इतने वॉल्यूम में आ जाएगा। अब ये है आपका ग्राम, मतलब इतने ग्राम मास इसमें है। ठीक है, अब मोल 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 कितना मास कैरी करता है? मोल एक मास की यूनिट है। तो अगर आप स्टैंडर्ड से जाओगे तो एक जो आपका मोल होगा, 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ग्राम पर पार्टिकल। सो दिस इज, एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। तो एल्युमिनियम का हमने पहले डिस्कस किया कि 27 ग्राम पर मोल, ये आपका यूनिट मास है इसका, एटॉमिक मास। बस सिंपल सी बात है।
इतने में कितने होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 इंटू 10⁻3। तो इतने में कितने होंगे, निकाल लो। 27 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये 1 मोल की बात कर रहा है, तो ये आपका 6.022 इंटू 10⁻3, सॉरी 23, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो अब इतने ये आपका 1 मोल का वेट बता रहा है, मास बता रहा है, और टोटल मास आपका कितना है, इतना है। देन 2.79 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल। सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो इतने मास में होंगे, जब इतने वॉल्यूम में भरा जाता है, वो होंगे आपके कुछ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2 इंटू दिस वन, यस, इतने आपके पार्टिकल होंगे, पार्टिकल। सो अब यहां से हमने 3 चीजें डिस्कस करी। एक तो आपका डेंसिटी, दूसरा आपका एटॉमिक नंबर या सॉरी एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, तीसरा आपका मोल। सो अगर आपको कहीं भी इनमें से कोई एक चीज आपको पता है, तो दूसरी या तीसरी चीज आप फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो ये रिलेशन आपका इस तरीके से ड्राइव हो चुका है। और आप मोर डिटेल के लिए आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा एज ए रेफरेंस बुक है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो हम करते जाएंगे। तो ये बात हो गई आपकी क्वांटिटी की, जो हमने कहा था कि अगर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके हेल्प से हम कोई भी क्वांटिटीज पता कर सकते हैं, और वो क्वांटिटीज किसी भी फिजिकल लॉ को डिफाइन करेगी। इट इज क्लियर। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, डायमेंशन पे। सो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाई डायमेंशंस आर इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायमेंशन इन फिजिक्स और मैकेनिक्स। तो हमने इसको डिफाइन ऐसे किया था कि किसी भी क्वांटिटीज को फिजिकली इंटरप्रेट करने के लिए जिस पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, वो आपकी डायमेंशन है। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपकी लेंथ, जो किसका मेजरमेंट है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपकी मास, जो किसका मेजरमेंट है, वेट का, या जो भी कोई भी पर्सन कितना भारी है, वो है आपका वेट का, WEIGHT। तीसरा आपका है टाइम, वो आपका किसका मेजरमेंट है, ड्यूरेशन का, ठीक है। अब जो लेंथ की डायमेंशन है, वो हमने लास्ट क्लास में कहा था कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, ठीक है। मास को हमने बोला था कि हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द डिस्कशन M से, और हमने टाइम को बोला था कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। और जब भी आप इस बड़े ब्रैकेट में के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T लिखा हो, उसका यही मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन। कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनेशन और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डायमेंशंस के आपकी फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। भले ही आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर इन जनरल किसी से बात कर रहे हो, डायमेंशन इज
इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, अगर आपको डायमेंशंस की नॉलेज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से जब आप रेशियो की बात कर रहे हो। जैसे मुझे किसी दो बंदे के सेम क्वांटिटी की रेशियो की बात करनी है, जैसे अभी हमने बात करी डेंसिटी रेशियो, तो हम डेंसिटी सेम क्वांटिटीज हैं, हमें इसके डायमेंशन पता है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें डायमेंशन पता है तो उससे हम ड्राइव कर लेंगे कि उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, डेंसिटी मास और लेंथ पे कैसे डिपेंडेंट है। जब हमें एक बार इन फिजिकल डायमेंशन से ये पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, उसका मास, या कोई एक आपका ब्लॉक है, उसका मास 5 किलोग्राम है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 20 मीटर क्यूब है। दूसरा ब्लॉक है, लिख लेते हैं हम इसको, लिख के देखते हैं। माना कि कोई एक ब्लॉक ए है, ठीक है, उसका जो आपका मास है वो है आपका 20 किलोग्राम, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है आपका, वो है आपका मान के चलो 10 मीटर क्यूब। दूसरा जो ब्लॉक है बी, उसका जो मास है वो है आपका 50 किलोग्राम, और उसका जो वॉल्यूम है वो है आपका 15 मीटर क्यूब। अब मुझे पता करना है कि दोनों की डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, कि दोनों की डेंसिटी का रेशियो कितना होगा, ए और बी की डेंसिटी का रेशियो। तो मुझे पता है कि डेंसिटी अगर हम डायमेंशन से निकालना स्टार्ट करें, इन डायमेंशन से, तो डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आपकी जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। बेसिक फंडामेंटल, हम फिर बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं, और यही प्रोसीजर हर कहीं, यही अप्रोच हर कहीं अप्लाई करनी है। तो थोड़ी, और ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, इस स्टैंडर्ड अप्रोच की हेल्प से या बाकी डेरिवेशन करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं आपका कि जो डेंसिटी है इसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और आपके मास के पावर बी के। सो मास को मैं स्मॉल एम से लिख रहा हूं, ये मैंने ए कर दिया, और आपका वॉल्यूम की पावर वी के। ये आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है। इस अप्रोच को आपको याद रख लेना है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज या डायमेंशन इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव करोगे तो आपको यही अप्रोच याद करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेंसिटी, जो भी आपको क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज ड्राइव करनी है, उस क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप कर दो। वो आपकी बात की बात है कि कौन सी क्वांटिटीज बाद में आएगी और कौन सी नहीं आएगी, बट पहले आपको यही अप्रोच करना है, ठीक है। और तीसरा मैंने कर दिया कि ये टाइम पे है, टाइम पे भी डिपेंड करती है, टी पे भी, और सब पे आप ए बी सी की पावर ऐड करते जाओ। वो बात की बात है कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट शुरुआत में आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप, तो इसकी डेंसिटी क्या, इसका क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसे होगी वो आपको पता है, बहुत सिंपल सी है, तो आप उससे निकाल लोगे। तो अब इसमें क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का तो m है और वॉल्यूम का आपका L Q है, तो ये हो जाएगा आपका m L माइनस Q। ये आप यहां पे पुट कर दो, तो m की पावर 1 है, L की पावर 3 है, और T की पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी, हमने इक्वल कर दिया, कोई हमें कांस्टेंट के ले आए जिसकी हमें वैल्यू बाद में पता चल जाएगी, या जो भी है रेशियो निकालना है, तो ये के वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो और ये आपका m है, तो m का आपका कैपिटल A हो जाएगा, और आपका वॉल्यूम की LQ B हो जाएगा,
और आपका t का c हो जाएगा। जब आप यहां से फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा a इज इक्वल टू 1 जब आप इसको सॉल्व करोगे, और b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0। वही बात आ गई जो हम यहां पे लिखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपने इन फिजिकल क्वांटिटीज से ये रिलेशन निकाल लिया कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मास कितना है 20 और इसका कितना है 10 वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज बी 2, एंड रो बी will be equal to 50 divided by 15, that is whatever will come. Now you will take the ratio, so you will get the ratio of these two density by using the dimension number. It is clear? So इसका मतलब अगर हमें ये तीन फंडामेंटल यूनिट्स पता है या डायमेंशन पता है तो हम दूसरे को भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम अब आगे बढ़ते हैं कि हम इनके हेल्प से बाकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि जब भी आपको कोई भी चीज निकालनी है, डायमेंशनली आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आप जो आपकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में बाकी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको आप कर दो, इनकी पावर करते जाओ। सो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वो फॉर्मूला हमेशा आप याद रखना। कोई भी अननोन क्वांटिटीज है x इज विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ L to the power A, M to the power B and time to the power C। इनकी हेल्प से हम बाकी ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट भी हम यही देखेंगे। ठीक है, सो ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखो, आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप सब ड्राइव कर लोगे। नाउ अब हमें जब पता है कि मास का m है, मास की डायमेंशन जो है वो m है, लेंथ की डायमेंशन जो है वो आपकी कैपिटल L है, और आपकी जो टाइम की डायमेंशन है माय डियर उसका आपका कैपिटल T है। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड। अब अभी मैं वेलोसिटी और स्पीड दो वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, अभी के लिए आप इसको मान के चलो कि ये एक ही चीज है। जब हम वेलोसिटी और स्पीड पढ़ेंगे तब हम मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, बट फॉर टाइम बीइंग यू विल कीप इन योर माइंड दैट वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर सिमिलर। इट इज क्लियर? सो ये वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि कोई एक बंदा है, सपोज अ पर्सन ए है, वो क्या कर रहा है, एक आपने घड़ी में टाइम देखा कि अभी टाइम t1 हो रहा है, और उसने क्या किया, उसने वॉकिंग स्टार्ट करी। फिर आपने क्या किया, और उसने देखा कि जब उसने वॉकिंग स्टार्ट करी तो उस समय जब आपने जहां पे मार्क लगाया था वो कुछ x1 था, जिसकी लेंथ x1 थी। मान के चलो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको रफ करके यहां पे लिखूं, बहुत ही बेसिक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। मान के चलो आप कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपने ओ ले लिया, ये एक लाइन है, मान के चलो ये पॉइंट कोई ए डैश है, या आप इसको मान के चलो ओ डैश है, और ये पॉइंट आपका ओ डबल डैश है। अब जितने भी आपको डिस्टेंस के मेजरमेंट करने हैं वो आप इस रेफरेंस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आपने देखा कोई बंदा यहां पे ए खड़ा हुआ है, और इस समय O से O डैश की डिस्टेंस x1 है, और O से O डबल डैश की डिस्टेंस x2 है। ठीक है, आपने देखा घड़ी में कि इस समय जब वो x1 पे खड़ा है तब वो टाइम t1 है, और उसने वॉकिंग स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में, और आपने देखा कि वो t2 टाइम पे यहां पे पहुंच गया। यानी कि उसको x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो टाइम चेंज कितना हो रहा है, t1 से t2 हो रहा है, और डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, x2 से x1 हो रही है। तो माय डियर, जो वेलोसिटी और स्पीड इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है? चेंज ऑफ डिस्टेंस है आपकी x2 माइनस x1, और चेंज इन टाइम कितना है आपका? वो है t2 से t1। क्लियर है? अब अगर मैं नंबर के फॉर्म में लेके आऊं, तो नंबर के फॉर्म में मैंने माना कि यहां पे डिस्टेंस 2 मीटर है और यहां पे डिस्टेंस 5 मीटर है, और यहां पे उसका टाइम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड था और t2 इक्वल टू उसका 3 सेकेंड है, या जो भी है 4 सेकेंड मान लो इसको। क्लियर है? तो कितना चेंज हुआ, कितनी स्पीड चेंज हुई, और डिस्टेंस उसने की, फाइनल डिस्टेंस उसकी कितनी है? 5। इनिशियल डिस्टेंस उसकी कितनी है? 2। टाइम कितना है उसका इनिशियल? 1, और फाइनल 4। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? इस नंबर में हो गई। लेकिन माय डियर, अनटिल और अनलेस आई हैव नो डायमेंशन और यूनिट, ये सिर्फ एक नंबर है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस नंबर पे ध्यान नहीं देते। हमारा जो फोकस है वो है आपका डायमेंशन पे। तो अब आपको पता है कि इसको हम लोग x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं डेल्टा x, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t। सो स्पीड क्या हो गई आपकी? सपोज मैं इसको v से डिफाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपकी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x क्या आपकी डिस्टेंस है, और डेल्टा t क्या आपका टाइम है। तो डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से, और लेंथ की डायमेंशन क्या है? मीटर। तो मैंने लिख दिया यहां पे मीटर। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से, और ड्यूरेशन को कैपिटल टाइम से, और टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। तो आपने यहां पे कैपिटल टी लिख दिया। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई माय डियर? वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई आपकी मीटर माइनस 1। सो हमने क्या किया? अब हमने फिर एग्जिस्टिंग फंडामेंटल डायमेंशन से वेलोसिटी की डायमेंशन पता कर ली। और अगर हम इसकी यूनिट पता करें तो यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस अगर हम मीटर में, ऐसा यूनिट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिस्टमैटिक, सॉरी दैट इज एल, सॉरी, अपोलोजाइज। सो इन द लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि सिस्टमैटिक यूनिट में, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट्स में अगर हम देखें ऐसा यूनिट में, तो लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से। तो इनकी जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है? सो हमने क्या किया, इसी डायमेंशन से, जो हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशन से, हमने वेलोसिटी की डायमेंशन ड्राइव कर ली। अब हमेशा आपको याद रखना है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1, और हमेशा जो आपकी डायमेंशन रहेंगी वो कैपिटल, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगी। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो ये फिर गलत है, फिर ये कुछ और रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब आ जाइए आपका इससे आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। उसकी डायमेंशन क्या होगी? क्योंकि फिजिक्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इसकी बात करते हैं अब एक्सेलरेशन की। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अब फिर हम वही फंडामेंटल अपनाते हैं कि कोई ए है, ए पर्सन है, उसने टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी v1 है। माना कि आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट करी, स्टार्टिंग के टाइम आपने घड़ी में टाइम देखा कि t1 सेकंड है। आप धीरे धीरे गाड़ी को अपने घर से बाहर निकाल के ले गए और आपने देखा कि आफ्टर t2 टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। जैसे आपने उसमें एक्सीलरेटर डाला, स्पीड दी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी कि वो आपकी ओर तेज भागने लगी, यानी कि उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया। तो आपकी t2 टाइम पे आपकी वेलोसिटी v2 हो गई, यानी कि आप गाड़ी का जो एक्सीलरेटर दबा रहे हैं उसकी वजह से आपकी क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट टाइम तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चेंज होगी। तो अब हम एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं
जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी और स्पीड सेम आपका एक्सीलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। जब मैं रेट ऑफ चेंज कह रहा हूं तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं, अभी किसी की बात नहीं कर रहा। तो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है, v2 माइनस v1, और टाइम कितना है, t2 माइनस t1। तो आपका ये रहेगा डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब आपको माय डियर पता है, अभी हम थोड़ी देर के लिए डेल्टा भूल जाते हैं, डेल्टा कोई चेंज है सिर्फ, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेलोसिटी की और टाइम की बात करनी है, स्पीड की बात करनी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने क्या निकाली थी, क्या निकाली थी, एल टी माइनस 1, और टाइम की क्या है आपकी, टाइम की आपको पता ही है, टाइम की है आपकी टी। दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो आपका होगा एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पास आ जाएगा एल टी माइनस 2, यानी कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या निकाली थी, मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम यहां लिखें मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, so that will be meter per second square. My dear, this is the unit of acceleration. यहां तक क्लियर है। सो हमने दो दूसरी क्वांटिटीज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया, उनकी हमने डायमेंशन फाइंड करी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल डायमेंशन। अब हम तीसरी क्वांटिटीज पे आ जाते हैं, मोमेंटम। सो आपको इस तरीके से निकालना है, बस आपको एक बार बेसिक पता है, उसके बाद आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। और माय डियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डायमेंशन गलत लिखी है आपका आंसर भी गलत आएगा, वैल्यू भी गलत आएगी, और फाइनली यू विल लूज योर मार्क। दूसरी चीज, अगर आप किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो तो भी आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए डायमेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से बोल रहे हो कि वो कोई किसी की आप लेंथ या लंबाई मेजर कर रहे हो कि हाउ टेल ही इज, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट the number with units or with dimension, because if you will write only 50, it doesn't mean whether it is 50 kilogram, 50 meter, 50 centimeter, 50 kilometer, doesn't mean, until or unless you will not maintain the accurate dimension or unit. और अगर आपने ये फिर फर्दर कैलकुलेशन में इनकी मिस्टेक करते जा रहे हो तो आपका पूरा कैलकुलेशन बेकार हो जाएगा एंड यू विल लूज योर मार्क्स और योर कंसेप्ट। Second, so I am writing here the momentum. अब हम अभी सिर्फ मोमेंटम को जैसे डिफाइन करेंगे वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सपोज माय वेट इज और माय मास इज m किलोग्राम एंड आई एम रनिंग विद v वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, सो व्हाट विल बी माय मोमेंटम, इट इज क्लियर। सो मास मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू फॉर टाइम बीइंग। When next classes, when we will discuss the statics or dynamics, then we will discuss these things in very broad way, but for time being I am saying that momentum is defined as a mass multiplied by velocity. It means suppose I have mass of m kilogram and I am running with velocity v meter per second, so my momentum will be mv. So it is defined as the mass multiplied by velocity, so it is mv. Now what is the dimension of this momentum? You know that the dimension of mass is m and dimension of velocity is l t minus 1, so momentum की आपकी डायमेंशन होगी m l t minus 1. Basically why I have incorporated the momentum middle of this, because using this quantities I want to derive a very important quantities which are important in daily to daily life or even in any applications of physics or in the physical interpretations of mechanics.
So that's why I have incorporated the momentum in the middle of this discussion. So the dimension of this momentum is mlt minus 1. हमेशा आपको याद रखना है. अब मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि आप का मास m है, ठीक है. अब आप दौड़ रहे हो, ठीक है. आपका मास मान के चलो m है, कोई एक बंदा a है, इसका मास कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा. मैं कह रहा हूं कि इसका जो टाइम t1 है उस समय इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है. और आफ्टर t2 टाइम इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, मास तो इसका सेम रहेगा. तो अगर हम कहें कि मोमेंटम ऑफ a at instant of time t1 is mv1. Same momentum of a at instant of time t2 will be mv2. ये बात क्लियर है. अब देख रहे हो ना, यहां जब टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है. तो मैं क्या कहूं, मैं इसे निकालूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा इसका आपका m v2 माइनस m v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. जब आप इसको कॉमन लोगे इसको, तो m आप बाहर ले लोगे तो आपका क्या रहेगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. माय डियर, v2 माइनस v1 अपॉन t1, t2 माइनस t1 हमने अभी क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज क्लियर, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. सो ma, अब न्यूटन ने क्या बोला था, ma, इट मींस आपने अभी क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ma इज इक्वल टू फोर्स. तो अभी तक आप फोर्स की डिफिनेशन क्या पढ़ते आए थे, इसको हमने लिख दिया कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिनोटेड बाय f एंड दिस इज ma. अभी तक आपने पढ़ा होगा कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज नोन एज द फोर्स. नहीं, फोर्स की सही डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स. यानी कि अगर कोई कांस्टेंट मोमेंटम से भाग रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, उस पर फोर्स तभी आएगा जब उसका मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तब उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन जब मास के साथ मल्टीप्लाई होगा तब उसमें फोर्स आएगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज from the point of from the mechanics point of view as well as for the daily life. So what is the dimension of force, that is what is the dimension of mass m, और dimension of acceleration लास्ट बार हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ही, ml lt minus 2. so my dear, very important quantity of force, हम इसको ब्रैकेट में पता बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं स्मॉल f लिख रहा हूं क्योंकि हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो कंफ्यूजन नहीं होगा. दैट इज m l t माइनस 2. ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. सो अब हम इसी तरीके से आपके पास जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं आप उनकी डायमेंशन इस फंडामेंटल प्रोसेसिंग से निकाल पाओगे. मैं अब यहाँ स्टॉप करता हूं. इसके बाद हम जब हम जैसे जैसे हमारे पास क्वांटिटीज आती जाएंगी हम उनका डायमेंशन निकालते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वो है आपका डायमेंशनल करेक्टिविटी एज एंड डायमेंशनल होमोजेनिटी. मतलब डायमेंशनल होमोजेनिटी. अब ये डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, ये कुछ नहीं, सिंपल इसका कहना है कि भैया दो फिजिकल क्वांटिटी जो सेम होंगी वही ऐड हो सकती हैं, वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज कोई अलग अलग हैं तो ना तो उनको आप ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड और कैन बी एडेड. इट मींस force always be added with force, velocity will always be added with velocity, or
force will always be subtracted with force and velocity will always be subtracted with velocity, or acceleration for the acceleration also. So it means in physics the same quantity can be added or same quantity can be subtracted. If suppose I am saying that A is the one quantity and B is the another quantity, it means they can only be added or subtracted if they have same dimension. If they don't have the same dimension, they cannot be added or cannot be subtracted. आप अपने दिमाग में बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो ये बात कि फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करना है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करना है और एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन के साथ ऐड करना है। और क्यों ऐड करना है? क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। दूसरा इसका जो फंडामेंटल है आपका वो है डायमेंशनल करेक्शन। अब डायमेंशनल करेक्शन क्या है? सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि एक क्वांटिटीज आपकी x2 है, एक क्वांटिटीज आपकी x1 है, दूसरी क्वांटिटीज आपकी y2 है और ये आपकी y1 है। तो होमोजेनिटी तो क्या कहेगी कि x1 और x2 की क्वांटिटी से वो डायमेंशन सेम रहेंगी, यानी कि या तो ये फोर्स हो गए या ये वेलोसिटी होंगी या ये एक्सेलरेशन होगा या ये मोमेंटम होगा। सेम फॉर y2, या तो ये फोर्स होंगे या एक्सेलरेशन होगा या मोमेंटम होगा या वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं कि ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, नहीं भाई ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये y2 अगर ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है तो गलत है। दूसरा आपको मैं लिख रहा हूं x3 माइनस x4 डिवाइडेड बाई x y3 माइनस y4। यहां भी आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका वेलोसिटी हो सकती है, ये आपकी वेलोसिटी हो सकती है, ये आपका फोर्स हो सकता है, ये आपका फोर्स हो सकता है। अब ये दोनों नंबर हैं, पहले तो इनकी आपस में x1 x2 की क्वांटिटी सेम होगी और डायमेंशन सेम होगी, y1 और y2 की क्वांटिटी और डायमेंशन सेम होगी, आपस में x3 और x4 सेम होगी, y3 और y4 सेम होगी। अब माय डियर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, दिस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पार्ट, और ये जो आपका राइट हैंड पार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड पार्ट है। माय डियर ये तभी सेम हो सकते हैं जब इस लेफ्ट हैंड पार्ट की डायमेंशन राइट हैंड पार्ट की डायमेंशन के बराबर होंगी, दैट इज इक्वल। इसका मतलब A इज इक्वल टू B प्लस C डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब B प्लस C की डायमेंशन A के बराबर होगा, और A इज इक्वल टू B एंड C तभी सही होगा व्हेन इन दोनों की डायमेंशन के साथ इस दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ये हमेशा आपको याद रखना है। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं इसी के टर्म्स में। मैं कह रहा हूं कि चेक x is equal to 80 plus 1 by 2 80 square is correct, dimensionally correct. Check whether they are dimensionally correct or not. Important question है, पूछा जाता है yes, हाँ, false, true। वो स्टेटमेंट दे देगा कि x is equal to 80 plus 1 by 2 80 square is dimensionally correct or not, true or false. It is clear. So हमें पता है कि x, मैं कह रहा हूं कि where x is the length, a is the acceleration in this equation, t is the time. So first I will try to draw the dimension of left hand side. So I have taken the left hand side. So what is this? X. X is representation of L, that is the length, और इसकी डायमेंशन माय डियर है कितनी? L। सही है कि गलत है? सही है। और कुछ में गलत लिखा हूं, यहाँ पे आपका u रहेगा, u इज द वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पे आपका
चलो आप इसको अभी एक्सेलरेशन ही लिखो, थोड़ा आपको भी क्लियर होगा और कि क्या है इसमें। ठीक है, AT लिखो मान के चलो, और मैं बोल रहा हूँ कि वेदर ये करेक्ट है कि नहीं है। तो L लिख दिया हमने, ठीक है, ये आपकी लेंथ की डायमेंशन हो गई। अब माय डियर राइट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, आपको पता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, L t-2। और टाइम की क्या है बताओ आप, टाइम की आपकी है कैपिटल T। आप क्या करो, आप ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड में तो रख के देखो थोड़ा सा, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप जब रखोगे तो एक को तो रखोगे आप L t-2 और मल्टीप्लाइड बाई T, यहां पे रखोगे 1/2 और यहां पे रखोगे एक ही जगह रखोगे L t-2 और T⁻², क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। तो आप देखोगे एक T से तो एक T यहां कट गया, 2T से 2T कट गए, तो अब आपके पास बच रहा है L t-1 प्लस L, यानी कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, यहां तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां देखेंगे तो इसकी डायमेंशन तो पहली बात L आ रही है और इसकी डायमेंशन L-1 आ रही है प्लस L आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारी होमोजेनिटी भी गड़बड़ हो रही है, यानी कि हम दो ऐसी क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं जिनकी डायमेंशन अलग है और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं इस डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भी सेम नहीं है, यानी कि ये डायमेंशनली ना तो डायमेंशनली करेक्ट है और ना ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी आपस में डायमेंशन जब दो हम क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो एक की डायमेंशन तो आ रही है L-t-1 और दूसरे की आ रही है सिर्फ L, और इसमें जब हम लिख रहे हैं तो L आ रही है, तो ये तो ना करेक्ट कर रहा है इक्वेशन को और ना ये डायमेंशनली होमोजीनियस है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, एक्सेलरेशन की जगह, अगर हम एक्सेलरेशन की जगह माय डियर यहां पे वेलोसिटी लिखें, v लिख दें, तो वेलोसिटी की क्या होती है -1 होती है। तो अब ये इसको कट कर देगा और यहां पे जो आपका सिर्फ बचेगा आपका -2, तो यहां पे आपका जो बचेगा वो L बचेगा और यहां भी L बचेगा। इसका मतलब आपकी जो ये दो डायमेंशन आप ऐड कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशन भी सेम है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम है, यानी कि ये होमोजेनियस भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और उसके साथ भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल की हेल्प से ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, और नहीं है करेक्ट तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए, उसमें क्या क्वांटिटीज हम इंट्रोड्यूस कराएं, रिप्लेस करें ताकि वो इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके और इक्वेशन को करेक्ट करके यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, एक और आपको मतलब हेल्प करेगा ये। चेक E is equal to 1/2 mv² is dimensionally correct or not। हालांकि हमने एनर्जी की डायमेंशन नहीं पढ़ी, फिर भी मैं लिख देता हूं आपको। सो व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी जनरली वर्क का फॉर्म है, यानी कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो कुछ दूर तक डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो अगर फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी आ जाएगी और या वर्क आ जाएगा फॉर टाइम बीइंग। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी मैंने बोला कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, या फिर ऐसे कहो आप किसी बॉडी पे को डी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एफ फोर्स लगा रहे हो या स्मॉल एफ फोर्स लगा रहे हो, तो अब ई की डायमेंशन क्या होगी, ई की डायमेंशन डी तो आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन तो आपकी क्या होगी एल होगी, और एफ की हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या थी mL t-2। तो अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी mL² t-2। बात समझ में आई ना, यानी कि आपको डी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इतना फोर्स लगाना पड़ा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी जीरो हो जाएगा, कितना भी आप फोर्स लगाते रहो कोई वर्क नहीं मिलेगा आपको, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने आप क्या किया, यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या है एनर्जी की mL t-2, ये आपका हो गया LHS राइट हैंड साइड। अब इसकी डायमेंशन क्या है, ये तो आपका माय डियर कांस्टेंट है, तो ये तो कोई इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मास की डायमेंशन क्या है,
मास की डायमेंशन है आपकी m, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है l t माइनस 1, इसको आपने स्क्वायर कर दिया, ये आपका आ गया m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। सो ये क्या हो गया आपका m l स्क्वायर टी माइनस 2, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या रहेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और राइट हैंड साइड की क्या रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी कि बोथ सही है। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इट इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर मोर प्रैक्टिस यू विल फॉलो the objective question of SC Verma, concept of physics, chapter 1st. It is clear, it is available, or hopefully I will share you the link of this book, but you can purchase this book. It will be helpful for competition point of view. And the last we will discuss how we will derive the sum quantities using the fundamental quantities. So this is the last topic of this lecture. In the next lecture we will come with some problems. So suppose I am saying that there are three fundamental quantities of dimension m, l and t. Okay, so now how you will derive the another quantities using this one. Last lecture में हमने discuss किया था, but now I am again repeating this one. Suppose you are trying to derive a formula for the time t which is taking by this body to reach the ground when the height of this object is h. So suppose I am saying that h is the height, H-I-E-G-H-T, height of object, and t is the time of which is this object taken from this point to ground, time of or duration, you can say the duration to reach at ground. Suppose m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity. My dear, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये टाइम है आपका, ठीक है, ये इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है कि भाई ये बॉडी जब नीचे गिरेगी तो h हाइट कवर करने में ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और इसके मास की वजह से कितना ये टाइम लेगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा जो टाइम है, जो ये टाइम लेगा, ये पहली बार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, ये मेरी एजम्पशन है। मेरा एजम्पशन गलत भी हो सकता है, वो मुझे बाद में पता चलेगा कि मेरा एजम्पशन कहाँ गलत था और कहाँ सही था जब हम फाइनल डेरिवेशन कर लेंगे। उससे पहले आपको कुछ नहीं सोचना कि ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। आपको आंख बंद करके लिखना है कि टी का फॉर्मूला निकालना है, तो टी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइट की पावर ए के, मास की पावर बी के, और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सी के। इतनी आपको बात याद रखनी है। सो हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू के में यहाँ पे कोई एक डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इसकी कोई भी न्यूमेरिकल यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। h is the representation of length. So and what is the dimension of length? That is a sorry. So here I am just writing the a proportional of equality, and this is the mass b and acceleration due to gravity is c. Now what is the dimension of this time? That is t is equal to k. What is the dimension of l? This is capital L, length dimension. Dimension of mass is capital M, b, and dimension of acceleration, whether it is due to gravity or this is due to some external forces. It is due to whether this is a gravitational force or due to some external force which is applied on the body by another body. The dimension will be same. Don't be confused.
So this is the L t minus 2. When you will solve this, so at the right side, this will be t की power 1, m की power 0, l की power 0 will be equal to l. ये आपका एक l यहां है और एक l यहां है, तो l a प्लस सी हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा. सेम आपकी मास एक ही जगह है तो आपका b रहेगा और t आपका 2c हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आप पावर तो बराबर कर रहा हूं, तो आपका l की पावर क्या है, l यहां पे पावर 0 है, सो a प्लस c विल बी 0. मास की पावर b है और यहां पे मास की पावर 0 है, तो b विल बी इक्वल टू 0. टाइम की पावर यहां पे क्या है, सॉरी बाहर ही लिखना है. टाइम की पावर कितना है, यहां पे 1 है और यहां पे माइनस 2c है, सो दिस विल माइनस 2c विल इक्वल टू 1. सो यानी कि c विल बी इक्वल टू माइनस 1/2. जब आप यहां पे रखोगे तो a विल बी इक्वल टू 1/2 और आपका b क्या होगा, 0 होगा. ये a, b और c की वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है. सो आपका t विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l और सिंपल h की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर माइनस 1/2. So t will be equal to k times of root h upon g. G और k is constant, so t is equal to k of h. यहां पे मैंने कोई दूसरा कांस्टेंट निकाल दिया y. So यहां पे आपका दो रिलेशन, एक ये रिलेशन आ गया कि आपका जो टाइम है इट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ h अपॉन g. It doesn't depends on the mass. So by using this dimensional analysis, you can find the value of the time which is taken by the body when it is free falling from certain height s and to reaching the ground. It is clear? So my dear, these are some fundamentals which will help you to derive the other quantities using these physical fundamental quantities. For more detail, you can follow the book of S.C. Sharma. This is just overview, which because in this short duration I cannot cover each and every example, but the fundamental will be same. So you will go through the concept of physics by S.C. Sharma part 1 and you will get the more detail. For any confusion, you can shoot me a message which is in the number which will display in the last of this video, and you can also shoot me a mail which is given in the YouTube channel for any queries or any doubt. Your doubt and queries are most welcome, and also you will get the feedback so that it can motivate me to prepare a further lecture, and also your feedback will help me to improve the quality of the content. Thank you very much.